हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज हम क्लास 10th सिविक्स चैप्टर नंबर 2 दैट इज फेडरलिज्म पढ़ने वाले हैं। ये फेडरलिज्म का थर्ड पार्ट है। इस वीडियो में हम लोग खास करके पढ़ेंगे व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। आप लोग को ये वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूँ, जो इंडिया में फेडरल कंट्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा गया है। तो क्या लिखा गया है? इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट के नाम पे लिखा गया है। तो आप लोग बोलेंगे तो फिर इंडिया को हम कैसे फेडरलिज्म बोल सकते हैं? एक क्वेश्चन तो आप लोग के मन में आ रहा होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा हम तो आगे नहीं जा सकते हैं। तो ये आना भी जरूरी है आप लोग का फेडरलिज्म के कारण। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, फेडरलिज्म का जितना भी प्रिंसिपल है, आई मीन टू से जितना हम लोग फीचर्स पार्ट 1 वीडियो में पढ़े हैं, तो ये सब फीचर्स इंडिया में दिखा जाता है। सो इसी के चलते इंडिया को एक फेडरल नेशन के नाम पे जाना जाता है। हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए हम पॉइंट 1 से शुरू करते हैं। लेकिन पॉइंट 1 को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, चीज़ें को हम को रिलेट करके पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में मैं आप लोग को बताया था, जो पार्ट 1 वीडियो था फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में, फर्स्ट पॉइंट आप लोग को पढ़ाया गया था, देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसी को बोला जाएगा जहाँ एक से ज़्यादा गवर्नमेंट्स होगा। ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो उसको हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोल सकते हैं। तो इंडिया के क्षेत्र में क्या देख सकते हैं, इन इंडिया देयर आर 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में अभी प्रेजेंट में 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट्स फॉलो किया जाता है, जिसको हम लोग यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट्स एक हो गया, स्टेट गवर्नमेंट्स नंबर 2 हो गया, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स नंबर 3 हो गया। इट मीन्स एक से ज़्यादा गवर्नमेंट्स तो है, तो उसको हम लोग फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोल सकते हैं। हालांकि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पहले से नहीं था, पहले यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के नाम पे था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1992 और 93 में अपनाया गया था हमारे भारतवर्ष में, और उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट खास करके अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया में, उसमें दोनों जगह में लागू किया गया था। जैसे कि आप लोग को रूरल एरिया में आप लोग बोल सकते हैं क्या है उसको, पंचायत राज सिस्टम के आप लोग जानते हैं, और अर्बन एरिया में आप लोग जान सकते हैं म्यूनसिपैलिटी सिस्टम के नाम पे जाना जाता है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो भी हो उसमें 2 से ज़्यादा हो रहा था। इट मीन्स जो फेडरलिज्म का फर्स्ट फीचर से इंडिया में फुलफिल हो रहा है, तो इंडिया एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ। नंबर 2 में हम लोग देखेंगे, इन इंडिया लेजिस्लेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए फेडरलिज्म को अगर अभी तक आप लोग फास्ट वीडियो नहीं देखे हैं, इट मीन्स वीडियो नंबर 1 जिसमें हम लोग फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म बताया गया है, तो अभी तक आप क्या कीजिए ना, वीडियो को पॉज कीजिए और जाके पार्ट 1 वीडियो ऑफ फेडरलिज्म बाय लेसन डाइजेस्ट सर्च करके ज़रूर देख लीजिए। हालांकि मैं आप लोग का प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप लोग देख लेंगे। लेकिन अगर उसको देखने के बाद इसको देखेंगे, आपका एकदम जो क्लियरिफाई हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर हो जाएगा। फिर भी नंबर 2 को मैं आप लोग को समझा दूं। नंबर 2 में यही बताया गया है, इंडिया में लेजिस्लेटिव पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट किया कर दिया गया है। आप लोग जानते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स का मेन उद्देश्य है पावर को डिस्ट्रीब्यूट जितना कर दे। पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है तो क्या हो गया, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हो गया। और इंडिया में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है किसके माध्यम से, 3 लिस्ट बनाया गया है, जिसको आप लोग को यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट भी बोल सकते हैं। सेकंड नंबर हो गया स्टेट लिस्ट, और थर्ड नंबर हो गया कंकरेंट लिस्ट। ये लिस्ट क्या है, अगर आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं, चलिए चलते हैं एक एक करके हम लोग उसको पढ़ेंगे। लिखा गया है यूनियन लिस्ट नंबर 1 में, और ए में यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट के नाम पे भी उसको जाना जाता है। आप बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ चीज़ के लिए लॉ बनाता है जिसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें पावरफुल रहता है। जैसे कि लिखा गया है, इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। देश का जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, ये सब होता है यूनियन और सेंट्रल लिस्ट के अंदर। यानी कि जैसे कि डिफेंस, हमारे देश को बचा के रखने के लिए मेन काम की कौन करता है, डिफेंस हो सकता है, एयरफोर्स हो सकता है, नेवी हो सकता है, आर्म फोर्स हो सकता है। लेकिन ये डिफेंस का जो पावर किसके हाथ में रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास रहता है। उसी तरह फॉरेन अफेयर्स, अपने कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कुछ इन्फो जो भी चीज़ें करती रहती है, तो फॉरेन अफेयर्स हो गया। और ये सब को कंट्रोल करने वाला कौन है, ये सब को कंट्रोल करने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स के यूनियन लिस्ट में आ गया। उसी तरह करेंसी, रेलवेज, जैसे कि हमारे देश का आरबीआई के माध्यम से क्या किया जाता है, जो करेंसी निकाला जाता है, और ये करेंसी जो है ये किसके हाथ में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देगा, उसके बाद जाके
उसमें करेंसी न्यू निकलती है या उसका मैनेजमेंट होती है। रेलवेज आप लोग जाते आते होंगे और ये रेलवे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हाथ में है। उसी तरह आप लोग का टोटल ये मैं जितना बताया उसी में से टोटल 98 सब्जेक्ट है। ये देखिए जैसे कि आप लोगों को डिफेंस बताया, फॉरेन अफेयर्स, सर्जरी, रेलवे, टोटल 98 सब्जेक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हाथ में है। प्रेजेंट के बात बता रहा हूँ, पहले किसी किसी बुक में आप लोग को 97 मिल सकती है, लेकिन मैं लेटेस्ट चीज़ें आप लोग को दे रहा हूँ। उसी तरह लिखा गया सेकंड पॉइंट को पढ़ने के लिए समझने के लिए कोशिश करेंगे। द यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉ फॉर इट। इसके लिए कौन गवर्नमेंट्स बनाता है लॉ? यूनियन गवर्नमेंट्स। आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग सेकंड पढ़ेंगे जो स्टेट लिस्ट के बारे में बताया था। उसके लिए देखिए फर्स्ट पॉइंट में उसमें बताया था इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल बॉडी के बारे में बताया था जो देश के जो सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन इधर किसके लिए ज़रूरत है? स्टेट के लिए ज़रूरत है या लोकल इम्पोर्टेंस के लिए जो जो चीज़ ज़रूरत है उसको बनाता है लॉ कौन बनाता है या उसका देखभाल कौन करता है? स्टेट लिस्ट, यानी कि स्टेट के हाथ में है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो क्या है, पुलिस आप लोगों को बता दूं, अगर देश को कुछ बचाना है तो उधर कौन मेनली काम करती है? आर्म फोर्स काम करती है, लेकिन डिफेंस जो है काम करती है। लेकिन स्टेट के अंदर अगर खास करके पुलिस वगैरह रहता है, हाँ नक्सलाइट एरिया वगैरह में जो अपॉइंट किया जाता है वो अलग बात है, लेकिन पुलिस जो है स्टेट गवर्नमेंट का है। उसी तरह क्या होता है, ट्रेड जो बिजनेस होता है, कॉमर्स और इरिगेशन वगैरह जो है ये सब क्या होता है, किसके पास रहता है? स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। इसी तरह कितना टू पावर रहता है ना 59। हम लोग अभी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास कितना बताया? 98। अभी इसके पास कितना? 59 सब्जेक्ट्स है। और इसके लिए लॉ कौन अकेला बनाता है? द स्टेट गवर्नमेंट्स बनाता है, मेक लॉ फॉर इट। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इसमें कौन लॉ बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट्स। आई होप दोनों को जब कंपेयर करके आप लोग पढ़ोगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ज़रूर, ताकि आप लोग को आसान हो, या लिख लेंगे। पहले तो आप समझ लीजिए, चीज़ों को समझ लिए, उसके बाद आप लोग लिखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट को। तो ये होता है अच्छे बच्चे का निशानी है। तो आप उसी तरह पढ़ें जिस तरह आप लोग रटना ना पड़े, चीज़ों को समझ के पढ़िए। फिर बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट जो है और कुछ चीज़ें जो है दोनों इंटरफेयर करते हैं। जैसे कि लिखा गया है इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द गवर्नमेंट्स, यानी कि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट्स का भी इंटरफेरेंस है, स्टेट गवर्नमेंट्स का भी इंटरफेरेंस है, यानी कि दोनों ही गवर्नमेंट्स मिलके इस काम को करते हैं। उस प्रकार के लिस्ट को क्या बोला जाता है? कॉन्करेंट लिस्ट। आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ के आए हो, इसको और विविडली हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि इसमें से क्वेश्चन आए तो आप लोग नहीं छोड़ें। फिर सेकेंड पॉइंट जैसे कि मैं बताया, बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक फॉर लॉ इट। इसके लिए दोनों ही गवर्नमेंट्स ने लॉ बनाते हैं, देखभाल करते हैं और काम जो भी करते हैं। अभी तक मैं आप लोगों को बताया था 98 सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास है, 59 आप लोग स्टेट गवर्नमेंट्स जो रूल बनाता है जिसको स्टेट लिस्ट के अंदर है। और कॉन्करेंट लिस्ट अगर हम लोग देखें उसमें 52 सब्जेक्ट है, 52 सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट के पास है। और कौन सा है? एजुकेशन दोनों गवर्नमेंट देखते हैं, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, उसमें ट्रेड बताया था, इसमें ट्रेड यूनियन, मैरिज वगैरह ये सब जो है दोनों गवर्नमेंट्स बनाते हैं। अभी तक मैं जो ये लिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ ये फेडरलिज्म का सेकंड पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। क्यों हम इंडिया को एक फेडरल कंट्री बोलेंगे, अभी तक उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर देखेंगे एक रेसिडुअरी लिस्ट है, यानी कि मैं तो 3 ही लिस्ट के बारे में बात किया था आप लोगों को अभी तक। अब रेसिडुअरी लिस्ट क्या हो गया? देखिए जो काम सेंट्रल लिस्ट या स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, कुछ ऐसे कुछ काम बचा रहता है, उस काम को क्या बोला जाता है? उस प्रकार का सब्जेक्ट को क्या रेसिडुअरी लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है। आओ पढ़ते हैं उसके बारे में। व्हाट सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट दैट इंक्लूड्स इन इट। इट मीन्स रेसिडुअरी लिस्ट में कौन आता है? जिसमें ये तीनों जो लिस्ट में बताए वो तीनों लिस्ट के अलावा कुछ चीज़ें रह जाता है, उसी की रेसिडुअरी लिस्ट के अंदर आता है। जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ले सकते हो, साइबर क्राइम वगैरह है, ये सब क्या है आपका रेसिडुअरी लिस्ट के अंदर आ जाता है। और आप लोग को बता दूं ये रेसिडुअरी लिस्ट का पावर किसके पास रहता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू
लेजिस्लेट ऑन इट, यानी कि पावर सबसे ज़्यादा किसके पास है, सबसे ज़्यादा क्या, सर्वे सर्वा ही सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो ये हुआ आप लोग का लिस्ट के बारे में मैं आप लोग को बताया। अभी तक सेकंड पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट्स को अभी देखें, क्या है, इंडिया फेडरेशन इज फॉर्म बाय होल्डिंग टुगेदर। आप लोग जानते हैं, मैं आप लोग को जो रूट्स बताया था या टाइप्स बताया था, एक कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में आप लोग को इंडिया का एग्जाम्पल दिया था। तो इंडिया का फेडरेशन क्या है, होल्डिंग टुगेदर। इट मीन्स उसमें पावर ज़्यादा किसके हाथ में रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हाथ में रहता है। और फेडरलिज्म का फीचर्स में भी बताया था, जब पावर को इक्वल नहीं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा तब उसको हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स भी बोलेंगे, लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरल फॉर्म बोलेंगे। इट मीन्स इंडिया में इस प्रकार का गवर्नमेंट्स फॉलो किया जाता है। इट मीन्स इंडिया एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स कहलाएगा। आप लोग को बता दूं, जैसे कि पावर इनइक्वल रहता है, कुछ स्टेट को ज़्यादा पावर दिया जाता था और कुछ स्टेट को कम पावर दिया जाता था। हालांकि अभी हमारे देश में 370 आने के बाद क्या हो गया, जैसे कि जम्मू कश्मीर को दिया जा रहा था, JNK को, वो एबोलिश हो गया। इसी नाम से मैं उसका एग्जाम्पल आप लोग लिखिएगा अभी मत। अब आप लोग को एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो यूनियन टेरिटोरीज का लिख सकते हैं। बहुत सारा यूनियन टेरिटोरीज है जिसमें क्या है, स्टेट नहीं है, वो यूनियन टेरिटोरीज है। उसका पावर ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हाथ में रहता है, लेकिन कुछ कुछ जगह में उसका अलग सा गवर्नमेंट्स है, लेकिन ज़्यादातर फोकस वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स में करता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को, उसका जो यूनियन टेरिटोरीज को उतना पावर नहीं देता है जितना पावर आप लोग को अलग स्टेट्स को दिया रहता है। तो अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर भी हम उसको क्या बोल सकते हैं, फेडरलिज्म बोल सकते हैं, क्योंकि होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में पावर जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अब फोर्थ पॉइंट अगर हम लोग देखें, फोर्थ पॉइंट में आप लोग को दिखाई देगा कौन सा, द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ये पावर किसके हाथ में रहेगा नहीं रहेगा, हम बताया था किसके, कौन देखेगा, इसका कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से लिखा गया होगा। ऑलरेडी आप लोगों को फेडरलिज्म का फीचर्स देखे होंगे, तो वो सर्वे सर्वा कौन रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से आगे और पीछे हम कहीं नहीं जा सकते हैं। तो इंडिया में भी तो वैसा ही होता है। इट मीन्स क्या हो गया, इंडिया का फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हुआ। फिर हम लोग बात करेंगे 5 नंबर में, फॉर एनी चेंजेस, अगर भी हमें कोई चेंजेस चाहिए, फेडरलिज्म क्या बोलता है, फॉर एनी चेंजेस इन लॉज, अगर लॉ का कोई चेंजेस चाहिए तो पहले ये बोथ द हाउस पार्लियामेंट में पास होना चाहिए। और किस तरह पास होना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी के बिना पास नहीं होगा। तो बोथ द हाउस आप लोग का पार्लियामेंट में, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों हाउस में अगर पास होगा तभी जाके कुछ चेंजेस हो सकता है। और ये फेडरल फॉर्म ऑफ फीचर्स में बताया गया था, सो दैट इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। फिर 6 नंबर में हम लोग बात करेंगे, द जुडिशियरी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस। आप लोग जानते हैं ये जितने सारे हैं, फेडरल फॉर्म हो, कुछ भी हो, कोई भी गवर्नमेंट से, फेडरलिज्म मतलब उसका मेन कस्टोडियन कौन रहता है, आप लोगों का जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये वगैरह रहते हैं। कुछ भी डिस्प्यूट्स वगैरह रहता है तो उसको सॉल्व करने वाला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही जो भी कुछ किया जाता है। तो इंडिया में भी ऐसा ही होता है, कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। इट मीन्स हम लोग फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स को जरूर फॉलो करते हैं। ये था कुछ 6 पॉइंट जिसमें हम लोग को प्रूव किए इंडिया को हम फेडरल कंट्री क्यों बोलेंगे। आप लोग को बता दो, प्रीवियस ईयर वगैरह क्वेश्चन में ये जरूर आया है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं और ज़रूर देख लीजिएगा। और इसमें से क्वेश्चन बार ही बार बनता रहता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग लेसन डाइजेस्ट। जय हिंद।